हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। लास्ट फुल लेक्चर में हमने मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के थर्ड पार्ट को कवर करा था। अगेन बहुत रेलिवेंट है, एसेंशियल है, और वो क्यों है वो आप लेक्चर देखोगे तो, और आपने देखा होगा तो आपको पता चली गया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस फुल लेक्चर, पहली इन्फॉर्मेशन ये है, लाइक मैं कोई PDF आप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी हार्ड कॉपी आप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सेकंड, हमने अपने डिस्प्ले पिक्चर को चेंज करा है। हिस्ट्री एंड अर्थ आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में भी दिखेगा, एंड आपको डिस्प्ले पिक्चर जो हमारे यूट्यूब चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का भी, इंस्टाग्राम पेज का भी, उस पर आपको दिख जाएगा। सो डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम हैंडल सो दैट कि जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहे वो आपको वहीं पे टाइम टू टाइम मिलता भी रहे। एंड थर्ड पार्ट इज़, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप जाए आराम से उनको वहाँ पे परचेज़ करें। किंडल एडिशन भी पढ़ सकते हो, नॉर्मल बुक्स भी परचेज़ कर सकते हो। दैट वुड हेल्प यू टू ग्रास्प थिंग्स मोर ईजली। आई बिलीव दैट पार्ट। ठीक है, सो अगेन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक करिए, अब मुझे मोटिवेट करिए फर्दर वीडियो लेक्चर्स को लाने के लिए। कमेंट करिए, अपने फीडबैक, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को पुट आउट करिए। शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, और उन्हें भी पढ़ने का मौका ज़रूर दें, अपने तक ना रखें। ठीक है, एंड अगेन सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सो दैट कि जब भी मेरी न्यू लेक्चर्स आपको मैं अपलोड करूँगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। राइज ऑफ वेस्टर्न मार्क्सिज्म। तो ज़्यादातर मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो रिवॉल्यूशनरी एंड ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्शन, मतलब ऐसे थ्योरीज को प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि रियलिटी पे थी। ट्रू ट्रू। बट जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ठीक है, कैपिटलिज्म रिन्यू करना शुरू हुआ, एंड कोशिश की गई बाय द, आई वुड से द ग्लोब, वेस्टर्न वर्ल्ड, कि आइसोलेट कर दिया जाए USSR को। अब यहाँ पे जो आइडिया थी या थ्योरी थी सोशलिज्म की, उसको भी बचाना था। इसी वजह से उन डेस्परेट अटेम्प्ट में क्या किया गया, कई सारे एडजस्टमेंट किए गए थ्योरीज में, रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज में एंड प्रैक्टिसेस में, जो कहीं ना कहीं क्लासिक मार्क्सिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्वेश्चन करना शुरू कर दिया गया किस चीज़ पे? यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोलेटारियट सोलिडारिटी। सोलिडारिटी आपको पता है, मतलब एकजुट मिलकर रहना, कि क्या वर्ल्ड लेवल पे प्रोलेटारियत एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये क्यों क्वेश्चन उठा? पहला, क्योंकि जो आपका सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वेस्ट की, वो उग्रवादी विचारधारा या उग्रवादी रोल प्ले कर रहा था, पहला। एंड सेकंड इंटरनेशनल डिसइंटीग्रेट कर गया। ये तो इन दो कारणों से ये क्वेश्चन जो था ओवर द यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोलेटारियट सॉलिडारिटी, उस पर क्वेश्चन किया गया। अब इससे क्या हुआ, एक स्किज्म क्रिएट हो गया, या फिर एक डिवीजन क्रिएट होना शुरू हो गया मार्क्सिस्ट थ्योरी और रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस इन वेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न मार्क्सिज्म जो है, जैसा पेरी एंडरसन ने बताने की कोशिश करी है, राइट। यहाँ पे क्या देखने मिलता है, आपको स्ट्रक्चरल डाइवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी कोर, लाइक पॉलिटिक्स से, फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल। मतलब आपको स्ट्रक्चर डाइवर्स करना होगा पॉलिटिक्स से, अपने वेरी कोर रीजन से, मतलब कोर से ही पॉलिटिक्स को हटा दो। एंड सेकेंड, आपका वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑर्गेनिक यूनिटी था ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये दो चीज़ों को देखा गया। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वो है जॉर्ज लुकास, कार्ल क्रॉश एंड एंटोनियो ग्राम्सी। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये अपने अपने कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लीडर रह चुके हैं, एंड इनके ज़्यादातर जो वर्क्स लिखे गए हैं वो या तो जेल में लिखे गए, या फिर उनको जब देश निकाला किया गया था, या एक्साइल किया गया था, तब उन्होंने लिखा था। वेस्टर्न मार्क्सिज्म प्रिडोमिनेट करता है विद द आइडिया ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है विद दिस आइडिया ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जैसे हमने बताया था, लीगल, पॉलिटिकल, दिस एस्पेक्ट, जो कि इन्फ्लुएंस करते बेस को, राइट। लुकाक्स प्रोवाइड करते क्रिटिसिज्म ओवर द लिटरेरी पार्ट, एडोर्नो टू म्यूजिक एंड बेंजामिन टू आर्ट, राइट। फ्रैंकफर्ट स्कूल, ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट में होगा, जर्मनी में,
1923 में इसने शुरू किया था एकेडमाइजेशन ऑफ मार्क्सिज्म, मतलब एकेडमिक सर्कल में मार्क्सिस्ट थ्योरीज को पढ़ाना। पॉपुलर थिंकर्स जो इस चीज़ से जुड़े हुए थे, दे वर मैक्स हॉकमर, हर्बर्ट मार्कस एंड थियोडर एडोर्नो। और भी थे, ये 3 इंपॉर्टेंट आई वुड से लगे मुझे, इसलिए मैंने बता दिया, ऑल्दो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ थिंकर्स जो थे वो ये मानते थे कैपिटलिज्म पावरफुल क्यों बन रहा है, कैपिटलिज्म डोमिनेट क्यों कर पाया, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है जो उसको सपोर्ट करे, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, इवन न्यूज़पेपर हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट को हेल्प करता है एसेंडेंस करने में, हेजेमनी को स्टैब्लिश करने में। ठीक, अब ऐसे कौन कौन स्कॉलर्स है जो इस चीज़ को मानते भी है, जैसे जॉर्ज लुकाक्स, एंटोनी ग्राम्सी, कार्ल क्रॉस, जीन पॉल सार्त्रे, लुइस अल्थुसर एंड अगेन एक्सेट्रा। राइट, अब ट्रेंड्स देखें हम मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में इन द वेस्ट। वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे उनका पहला अप्रोच क्या था कि क्लास जो प्रोडक्टिव फोर्स है उसको प्राइमेसी दो। क्यों, वो मैंने वो पहले बता दिया है। राइट, क्यों, एंड इंडिटरमिनिस्टिक एंड टेलीलॉजिकल फ्रेमवर्क। बेसिक आइडिया मैंने पहले बताया था, प्रोडक्टिव फोर्स से रिलेशनल प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते, उसे सोसाइटी डिटरमाइन करती, कैसे वो डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। राइट, वही चीज़ अब देखने में रही है। लेटर मार्क्सिस्ट एम्फसाइज करते हैं क्लास स्ट्रगल डिटरमाइन करता है कि सामाजिक ढांचा कैसा बनेगा, सोशल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, ये फाउंड करते हैं अपने व्यूज़ को फ्रॉम 2 वेज, एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस एंड कॉन्क्रीट एनालिसिस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में 2 चीज़ होती है, प्रोडक्टिव फोर्स एंड टेलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्रीट में एक्सप्लेनेटरी अप्रोच होता है। ठीक है, लेटर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो थे वो एम्फेसाइज करते हैं क्लास स्ट्रगल डिटरमाइन करता है सोशल स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि प्रोडक्टिव फोर्स की प्राइमेसी हो। अर्ली जो थे वो एक्सेप्ट करते थे, वेस्टर्न एक्सेप्ट करते प्रोडक्टिव फोर्स को, पर लेटर क्लास स्ट्रगल को ज़्यादा महत्व देते, ना कि प्रोडक्टिव फोर्स को। मेक सेंस। अगेन क्वेश्चन शुरू किया गया ओवर द डायकोटोमी बिटवीन द बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, वो क्यों था वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। हिस्टोरियंस कैटेगराइज करते हैं सोसाइटी को, अगेन हमने बात किया था प्रोडक्शन रिलेशन एंड नॉट द प्रोडक्टिव फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरियंस सोसाइटी को कैटेगराइज करते, हमने देखा था वेज लेबर एंड ऑब्वियसली द पेड लेबर, वेज लेबर, स्लेव लेबर, सॉरी वेज लेबर स्लेव लेबर। यहाँ पे क्या था कि प्रोडक्शन रिलेशन से हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना आपका जो ये प्रोडक्शन फोर्सेस है वो बटा हुआ है समाज में, ना कि प्रोडक्टिव फोर्स के हिसाब से हम समाज में डिविजन क्रिएट करें। राइट, हिस्टोरियंस लाइक रॉडनी हिल्टन ये हाईलाइट करते हैं कि हिस्टोरियंस में भी आपको डिवीजन देखने मिलेगा। कुछ हिस्टोरियंस एलिटिस्ट नोशन के हिस्टोरियंस होंगे, कुछ सबाल्टर्न हिस्टोरियंस होंगे। राइट, जो एलिटिस्ट नोशंस है, कैपिटलिस्ट हिस्टोरियंस है, जिस चीज़ें मानते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा से देखा गया है कि वो उनको ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे रखने की कोशिश करते, दिखाते हैं कि सब कुछ वही बढ़िया कर रहे हैं। एंड जो लोअर सेक्शन है जो एक्सप्लॉइटेड, वो एक्सप्लॉइट इसलिए बिकॉज वो ऐसे है जिनके वजह से एक्सप्लॉइटेड है। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिल्टन ने कहा कि पीजेंट्स और वर्कर्स और जो वीक सेक्शन है उनकी ड्यूज़ है, उनकी उधार बाकी है जो आपको देना पड़ेगा, रिच सेक्शन को देना पड़ेगा और देना चाहिए, ये रॉडनी हिल्टन ने कहा। एफ.डब्ल्यू. वॉलबैंक ने कहा अपने डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट 1946। ठीक है, सो इसमें उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव फोर्स, प्रोडक्शन का एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आपको देखने मिल रहा है प्रोडक्टिव फोर्स में ग्रीक में टू द रोमन टाइम्स, फ्रॉम ग्रीक टू रोमन टाइम्स। उसका कारण था क्योंकि यहाँ पे आपको स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने में, तो ना ही स्लेव का जो ओवसली मालिक है काइंड ऑफ, दोनों को मोटिवेशन है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके वजह से कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ई.पी. थॉमसन की बात करें, ई.पी. थॉमसन जो है इन द मोरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लिश क्राउड इन द 18th सेंचुरी, रिटन इन 1971, ये डिफेंड करते हैं फूड राइट्स जो हुए थे इंग्लैंड में। वो कहते हैं उन्हें खुद का एक करेक्ट और क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से उन्होंने किया था। बेसिक आइडिया हमेशा होता है कि हमें रिसोर्स का जो एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मोरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लिश क्राउड ऑफ द 18th सेंचुरी वो भी इसी पे बेस्ड था। क्रिस्टोफर हिल इन्होंने मिड 17th सेंचुरी में इंग्लिश रिवॉल्यूशन में बात करी और उन्होंने एम्फसाइज किया था कि लोअर क्लासेस शुडंट बी कंसिडर्ड रिएक्शनरी,
उनको रिएक्शनरी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में काम नहीं किया था इंग्लिश रिवॉल्यूशन में, उनके खुद के कुछ सेंस ऑफ परसेप्शन है, खुद के थॉट्स है जिसकी वजह से वो चीज़ें हुई, राइट। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है अपने बिलीफ ऑन क्लास कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटीज, द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल इज द प्राइम मूवर ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में क्लास कन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड क्लास स्ट्रगल जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि समाज में चेंज क्या होगा, ठीक है। लेफबर, सोबॉल एंड रूड इन्होंने एनालाइज किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किस बेसिस पे कि बुर्जुआजी लीडरशिप जो है वो कैसा वहाँ पे रोल प्ले कर रही है। हिस्टोरियंस लाइक हिल्टन, हिल, एंडरसन ये अडॉप्ट करते व्यू दैट स्टेट जो है वो एक क्लासिकल स्टेट है। क्लासिक स्टेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट डोमिनेट कर रहा है सब जगह, राइट, एंड स्टेट बेनिफिट कर रहा है रिच को, स्टेट बेनिफिट कर रहा है एलिट को, स्टेट के आर्म्स जैसे ब्यूरोक्रेसी वो भी बेनिफिट कर रहा है एलिट को, एंड हो क्या रहा है इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो बेनिफिट कर रहे हैं एलिट को। क्यों? सो दैट कि वो हेजेमनी स्टैब्लिश कर सके। इवन अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ जस्टिस अवेलेबल दिखता भी है तो इतना ही है कि एज अ लोअर सेक्शन जो पावरफुल नहीं है वो अपने ग्रजेस को लीगल मैटर के थ्रू, लीगल अप्रोच के थ्रू उसको बता सकते हैं। उसमें काम क्या होगा वो एलिट डिसाइड करेगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगेन जॉर्ज लेवर ने लिखा था, कुछ कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट वर्क मैंने बता दिया यहाँ पे। जैसे कमिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1939 में फ्रेंच में लिखी गई थी और 1947 में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। सेकेंड वर्क है और यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया, रिवॉल्यूशन जो था वो क्यों हुआ था, क्योंकि नोबिलिटी जो फ्रांस में थी उसने अपोजिशन दिखाया था। द पीजेंट ऑफ द नदर्न फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको लिखा गया था 1924 में। यहाँ पे था कि पीजेंट रिवोल्ट को पढ़ा गया था, लिखा गया था, समझा गया था और ये भी समझा गया क्या कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीजेंट्स की क्या मेंटालिटी सिचुएशन थी, साइकोलॉजिकल सिचुएशन, उनमें क्या नेचर था वहाँ पर उस रिवॉल्यूशन का, रिवोल्ट का, और यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। ग्रेट फियर ऑफ 1789 अगेन 1932 में लिखा गया था, जहाँ पे देखा गया था कि एरिस्टोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी की वजह से डर क्यों बना हुआ था पीजेंट्स के अंदर। रिवॉल्यूशनरी क्राउड एंड द मर्डर ऑफ द काउंट ऑफ डैम्पियर, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क है। और दो क्योंकि आपके जॉर्ज लेफर जो है ये अनाथ स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जब स्कूल में वो थे तब जाके इन्होंने ये 2 वर्क लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट है। मॉरिस डॉब को एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो स्टडीज इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म 1946 में लिखी गई थी। इन्होंने यहाँ पे अपने अप्रोच को नैरो कंसेप्शन ऑफ जस्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हटा के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर लेके गए थे। इनका मानना था कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आपको बाद में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म डिक्लाइन किया, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। जॉर्ज रूडी के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसमें, इन सारे जैसे लाइक द क्राउड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1959, द रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप 1783 टू 1815 1969 में लिखा गया था, क्राउड इन हिस्ट्री 1964, द पेरिस एंड लंडन इन 18th सेंचुरी 1917, आइडियोलॉजी एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट 1980 एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1989। ये सारे वर्क्स जो है जहाँ पे ये बताया गया कि ऑर्डिनरी पीपल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्यूशन में, वो इरेशनल नहीं है बल्कि खुद के अपने पर्सपेक्टिव है, खुद का अपना परसेप्शन है, ठीक है। क्रिस्टोफर हिल की बात करें तो उनके भी कुछ 4-5 पॉइंट वर्क्स है, और तो बहुत सारे बट ये 4-5 याद कर सकते हो आप। प्रॉब्लम ऑफ चर्च 1956, प्यूरिटनिज्म एंड रिवॉल्यूशन 1958, द सेंचुरी ऑफ रिवॉल्यूशन 1961, and the change and continuity in 17th century England is written in 1974। यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश रिवॉल्यूशन में फोकस किया था, क्लास स्ट्रगल पे स्ट्रेस किया था, डिटेक्ट किया था कि रिवॉल्यूशन के अंदर से रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है जो कहीं ना कहीं टर्न कर देगा पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है ऐसा हुआ भी, जहाँ पे कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट होती है। थॉमसन एसेंशियल क्यों है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ पॉइंट वर्क्स लिखे, जैसे इंडस्ट्री एंड एम्पायर इन 1968, नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 इन 1992, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन इन 1983 एंड द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास 1963। यहाँ पे ये बताते हैं पीजेंट, लेबर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, रिजेक्ट करते नोशन की वर्किंग क्लास जो है वो एक पैसिव रिसिपेंट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक चेंज में। मतलब अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक चेंज भी हो रहा है तो आपके पीजेंट्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग क्लास को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो
क्योंकि गलत है, वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं बल्कि एक्टिव रेसिपिएंट है, उनको भी फ़र्क पड़ता है और डायरेक्टली पड़ता है। एंड ये देखते हैं क्लास एज ए हिस्टोरिकल प्रोसेस, ना कि एक स्टैटिक कैटेगरी की तरह। लोग कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, वो एक स्टैटिक नहीं। यूगिन डी जिनोविस के 3 पॉइंट वर्क है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ स्लेवरी रिटन 1965, इन रेड एंड ब्लैक 1968, द वर्ल्ड द स्लेव होल्डर मेड 1969। इन्होंने इंटरप्रेट किया था स्लेव इकोनॉमी ऑफ द 19th सेंचुरी अमेरिका, और इन्होंने मेंशन किया था कि जो अमेरिकन स्लेव सोसाइटी है वो प्री मॉडर्न है एंड प्री बुर्जुआसी है। ठीक है, काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया था इनके वर्क्स को लेके, इवन क्रिटिसाइज भी किया गया था इनको बहुत ज़्यादा। रॉबर्ट ब्रेनर, एग्रेरियन क्लास एंड स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्री इंडस्ट्रियल यूरोप एंड द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, अ क्रिटिक ऑफ न्यू स्मिथियन मार्क्सिज्म। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था पॉपुलेशन बेस्ड थ्योरी अबाउट फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप, एंड इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उन हिस्टोरियंस को जो ये कहते थे कि डेमोग्राफी और ट्रेड के चेंज की वजह से फुल डिक्लाइन हुआ। अगेन वही बात होता है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस मेनली हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, लेटर मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। नेक्स्ट मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंडियन पर्सपेक्टिव से। हमने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ा, तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, बट वो बाद में आएगा, राइट। तो डन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अगर आपको बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर योर फीडबैक on my Instagram handle or in the comment section. Please go visit to the discussion section and to buy the books जिसमें जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, बिकॉज ये सजेस्टिव रीडिंग से पढ़ोगे तो आपके कंटेंट के लिए ना आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। डू शेयर दिस वीडियो लेक्चर सो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके एंड वो भी पढ़ सके। एंड फाइनली सब्सक्राइब एंड बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सो कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए पढ़ते रहे। हैप्पी होली, जय हिंद।